मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में, जिसमें हमने पहले राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ लिया था। उसके बाद में उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 63 से 70 तक पढ़ लिया था। तो हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद पढ़ने से पहले 2-3 अनुच्छेद और रह रहे हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 यह बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निवारण सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। फिर उसके बाद में एक अनुच्छेद और आता है 72, जिसमें राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। फिर उसके बाद में एक अनुच्छेद और है, 3 अनुच्छेदों को और पढ़ लेते हैं, फिर अपने क्रमवार सीरियल के हिसाब से अनुच्छेद चलते जाएंगे। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 71 बताता है कि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निवारण सर्वोच्च न्यायालय में इसका निवारण अर्थात समाधान किया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान संबंधी शक्तियां का प्रावधान किया गया, जिसमें राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या उसकी सजा को और भी कम कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 है। और अनुच्छेद 73 कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया जाएगा, अर्थात इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, विस्तार संबंधी प्रावधान है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 यह बताता है कि राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जो राष्ट्रपति की कार्य संबंधी कार्यपालिका में उसकी सहायता प्रदान करेगी। राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति को परामर्श एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। फिर उसके बाद में मंत्री परिषद संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक व्यक्ति थे सर जॉन मेरियट, जिसने मंत्री परिषद का स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण किया है कि मंत्री परिषद वह धुरी होती है जिसके चारों ओर प्रशासन चक्र घूमता है।
सर जॉन मैरियट ने स्पष्ट शब्दों में मंत्रिपरिषद का स्पष्टीकरण किया गया कि मंत्रिपरिषद वह दूरी होती है जिसके चारों तरफ प्रशासन संबंधी चक्र है घूमता रहता है। अभी हम इसको देखेंगे मंत्रिपरिषद की क्या योग्यताएं होती है, कितने इसमें शपथ सदस्य होते हैं, कौन शपथ दिलाता है, किसको ये त्याग पत्र देते हैं। इनको देखेंगे। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में। इसमें यह निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा सदस्यों के कुल सदस्यों के 15% मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या होगी। लोकसभा के सदस्यों की 15% इसमें सदस्य निहित होंगे। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं निर्वाचित उनका 15% ये होंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। जैसे हमारी लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्य हैं तो इसका 15% है जो मंत्री पद हैं, अर्थात हम इसको कह सकते हैं इसका 15% लगभग 81 के आसपास निकलता है, जिसमें एक तो प्रधानमंत्री होगा और एक तो प्रधानमंत्री होगा और 80 मंत्रिपरिषद होंगे। ये इनका सदस्य संख्या जो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत ये सदस्य संख्या निर्धारित की गई। पहले इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी। फिर उसके बाद में देखते हैं शपथ। शपथ इनको राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीय की शपथ अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीय की शपथ दिलाता है। अब इसमें मंत्री बनते हैं वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। एक तो लोकसभा का सदस्य होता है उसमें वो शपथ लेते हैं और दूसरा वो गोपनीय की शपथ लेते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल में जो भी कार्य करेंगे वह सब गुप्त रखे जाएंगे, अर्थात वह राष्ट्रपति के द्वारा गोपनीय की शपथ भी लेता है। फिर उसके बाद में आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र भी है राष्ट्रपति को ही देते हैं। मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यदि मंत्रिपरिषद के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से हटाना है, यदि वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अपने पद का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद में देखेंगे उनके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। निर्वाचन की योग्यता, जिसमें हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का वह सदस्य हो सकता है, यानी कि मंत्रिपरिषद बनने के लिए वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन इन दोनों का भी यदि वह सदस्य नहीं होता है और किसी
अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार पद के लिए उतार दिया गया और वो गलती से हार गया और उसको मंत्री पद देना जरूरी है, अर्थात मंत्री बनाना जरूरी है, तो उस व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में भी मंत्री परिषद का पद दिया जा सकता है। किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, अर्थात मंत्री बन सकता है। लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि 6 माह, वह व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसको 6 महीने के अंदर अपना लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से उसके निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद में यहां से सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसको हम पढ़ेंगे लोकसभा के प्रति। यहाँ से एग्जाम में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ लोकसभा के प्रति होती है। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति यहाँ ऐसे होता है जैसे कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो और वह मंत्री है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे, तो वह उस टाइम भी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे, न कि राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री बनने के बाद में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, इसको साफ कर देते हैं। सबसे ज्यादा समय तक कैबिनेट मंत्री बनने वाले व्यक्ति थे कैबिनेट का पद, मंत्री का पद जगजीवन राम ने 32 साल तक ये कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे थे। फिर इसके बाद में हम इसको श्रृंखला के रूप में पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मंत्री परिषद मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें एक तो हो गया कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा हो गया राज्य मंत्री और तीसरा हो गया उप मंत्री। अब इसमें क्या होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री में कई प्रकार के मंत्रालय आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय आदि कई प्रकार के मंत्रालय आते हैं। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। जिसमें गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आदि महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में आते हैं। फिर उसके बाद में राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार वाला, और दूसरा होता है अधीनस्थ। अधीनस्थ में हम समझ सकते हैं कि इसमें राज्य मंत्री में इनको छोटे छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं जो अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार होते हैं
और दूसरी तरफ ये मंत्री होते हैं, इसमें दूसरे जो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इनकी कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। फिर यहाँ भी ये भी उप मंत्री भी, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता प्रदान करते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री होते हैं जो अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्रालय आदि पद शामिल होते हैं। इसमें दो प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री में जिसमें स्वतंत्र, इनको छोटे छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं जो अपने स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और राज्य मंत्री इसमें अधीनस्थ होते हैं जो कैबिनेट की सहायता संबंधित कार्य करते हैं। और यह उप मंत्री हैं जो प्रशासनिक संबंधी कार्य में सहायता या कार्यों की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से मंत्री परिषद को 3 मंत्रियों के आधार पर हम समझ सकते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। आपने कई बार देखा होगा मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद एक होते हैं या अलग अलग होते हैं। हम इसको समझते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बिल्कुल ये दोनों अलग होते हैं। मंत्री परिषद में तो तीनों मंत्री आते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण ये पद आते हैं, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री, ये महत्वपूर्ण पद आते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होते हैं और एक प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इसको हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं, उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। जबकि ये तीनों सारे मंत्री इसमें शामिल होते हैं, तो इसको हम मंत्री परिषद कह सकते हैं। इनकी संख्या कम होती है, और ये पूरी संख्या है जो ज्यादा होती है, जो हम समझ सकते हैं लगभग 81 के आसपास है। तो इस प्रकार से हमने इसको कैबिनेट स्तर के मंत्री समझे। अब कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल की बैठक होती है जो नियमित रूप से होती रहती है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जबकि राज्य स्तर और उप मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, जो कभी कभार विशेष परिस्थितियों में ही मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं। ये जब शामिल होते हैं जब प्रधानमंत्री के द्वारा इसको आमंत्रण किया जाता है, जब ये मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं। नहीं तो ज्यादातर कैबिनेट स्तर की मंत्रियों की बैठकें होती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अविश्वास संबंधी अविश्वास प्रस्ताव। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सभी मंत्री परिषद उसकी जिम्मेदार होती है, न कि केवल एक मंत्री। यदि किसी मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार एक मंत्री नहीं होगा, जबकि पूरी मंत्री परिषद उसकी जिम्मेदार होगी। उसमें प्रधानमंत्री भी उसका जिम्मेदार होगा। अर्थात किसी अविश्वास प्रस्ताव संबंधित विधेयक में यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उसके संबंध में उसका जिम्मेदार पूरी मंत्री परिषद होती है, न कि केवल एक मंत्री नहीं होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ होता है, न कि एक मंत्री के खिलाफ। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको यह मंत्री परिषद संबंधी तमाम बातें, जानकारियां समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।